मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसे हम लोग आज 9 वर्ग में फिर से पॉलिटिकल साइंस के प्रथम चैप्टर जो हम लोग प्रथम अभ्यास को शुरू किए हुए थे, तो प्रथम अभ्यास में हम लोगों ने सीरीज एक के रूप में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था, उस एक के बाद हम लोग इसको दूसरे सीरीज में फिर बांटे हुए हैं। और दूसरे सीरीज में हम लोग देखेंगे फिर यहाँ कि दूसरे सीरीज में हम लोग किन किन बातों पे विशेष ध्यान दिए हैं। तो जैसे हम लोगों का चैप्टर था, यानी कि पाठ का नाम ही था कि लोकतंत्र का उद्भव और विकास। तो लोकतंत्र का उद्भव और विकास जो ये आपके पाठ का ही नाम है, लेकिन इसके बाद इसी पाठ से हम इसको दूसरे सीरीज में बांटे हुए हैं, क्योंकि एक पाठ को लंबा अगर हम लेके चलेंगे तो उसमें आपको भी परेशानियां होगी, सुनने में आपको दिक्कत होगा। तो इस तरह से मैं इसको अलग अलग सीरीज में 3, 4, 5 सीरीज में मैं एक चैप्टर को प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बांटने का प्रयास किया हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से समस्याएं भी नहीं हो और आप आसानी से इसको समझ सकें और कम समय में आप बेहतर से बेहतर अध्ययन करने का प्रयास कर सकें। तो इसमें आप देखेंगे कि लोकतंत्र का उद्भव और विकास में जो बातें आ रही है कि इसमें खासकर जैसे लोकतंत्र का विकास अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से किस तरह से हुआ, तो अलग अलग प्रकार से कैसे हुआ, यानी कि सभी समय के काल के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ। इसके बाद हम बातें करेंगे कि हम मध्यकाल की बात, तो मध्यकाल में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र मध्यकाल में किस तरह से प्रतिफल उसका हमारे समाज में देखने के लिए मिला था। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे कि आधुनिक काल में, आधुनिक युग जो हमारे ऐतिहासिक युग रहा है, उस ऐतिहासिक आधुनिक युग में यह लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आधुनिक युग के बाद कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र जो था, इसका प्रारूप किस प्रकार से आया। और इसके बाद हम देखेंगे फिर अगले बातों को कि उपनिवेशवाद का अंत, उपनिवेशवाद क्या होता है और इसका अंत कैसे हुआ। तो इन सारी बातों पे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर तरह के जो वीडियो अपलोड होते रहेंगे, हर सब्जेक्ट्स के जो भी आप देखना पसंद करते हैं, आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं बिना मुझे किसी माध्यम से बताए हुए। आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारियां मिल जाएगी कि आपके लायक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इस तरह से आपको हम फिर बताने जा रहे हैं कि लोकतंत्र का उद्भव और विकास में जैसे है कि लोकतंत्र के विकास में जैसे हम यहाँ बातें करेंगे कि लोकतंत्र का विकास किस तरह से हुआ। तो लोकतंत्र में जैसे आधुनिक काल में लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। आज के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया और सबसे सुगम अगर शासन व्यवस्था कोई माना जाता है तो यह लोकतंत्र ही माना जा रहा है। विश्व के आधे से अधिक राज्यों में लोकतंत्र की व्यवस्था या लोकतंत्र की स्थापना कायम की जा चुकी है। और इसके साथ हम देखेंगे कि विश्व जो है, विश्व के अन्य राज्यों में जहां लोकतंत्र कायम नहीं है, कुछ विश्व के ऐसे भी राज्य हैं जहां पे लोकतंत्र नहीं है, वे धीरे धीरे इस ओर अग्रसर ही हो रहे हैं, क्योंकि वो भी लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इससे बेहतर कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि इससे बेहतर राजतंत्र हो सकता है या दूसरी कोई शासन प्रणाली हो सकती है। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हम देखेंगे कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, इस विकास के साथ साथ ही इसके विकास के क्रम भी अग्रसर जारी नजर आया या देखने के लिए ऐसे मिलते रहा। लेकिन बीच में यह लुप्त प्राय हो चुका था और बीच में मतलब बिल्कुल समाप्त के जैसा इसकी स्थिति आ चुकी थी। पुनः इसके विकास का क्रम प्रारंभ हुआ, और जब विकास का क्रम प्रारंभ हुआ, इस दृष्टि से 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अगर हम विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि 20वीं शताब्दी में क्या इसका महत्वपूर्ण रीजन था, तो इसमें हम देख सकते हैं कि राजतंत्र का एक विकृत, राजतंत्र जो हुआ करता था, तो राजतंत्र का एक विकृत और मार्ग प्रशस्त किया चुकी है प्रशासनिक व्यवस्था जन आकांक्षाओं के माध्यम से और उनके भावनाओं के अनुरूप जो जन आकांक्षा थी, उनके आकांक्षा के माध्यम से और जन के भावनाओं के साथ यह धीरे धीरे विकास करते हुए नजर आया। और तो और इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि विश्व के जिन राज्यों में वास्तव में जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, आज के संदर्भ में हम देखेंगे कि जहां जनतांत्रिक व्यवस्था आज नहीं है, तो वहां पे जब जनतांत्रिक नहीं है, वे भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को जनतंत्र की श्रेणी में रखने के दावे कर रहे हैं। वो भी दिखा रहे हैं कि मैं भी जनतांत्रिक व्यवस्था में हूं। वो अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि हम भी जो राजतांत्रिक व्यवस्था है, उस राजतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं। वो जनतांत्रिक में ही अपने आप को दिखाने का वो दावा करते हैं और गर्व की अनुभूति भी करते हैं। अतः
प्रारंभ समय में से अगर हम बात करें तो प्रारंभ समय से अब तक की जो स्थिति बनी हुई है कि इसका विकास जो संक्षिप्त रूप से यह माना जाता है कि इसका विकास कैसे होता है, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ कि प्राचीन काल के समय में या प्राचीन काल के दौरान जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी वह किस प्रकार से थी। तो इसमें आधुनिक काल में हम अगर देखें तो आधुनिक काल सर्वाधिक मान्य और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में कायम है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की मान्यता का सर्वथा अभाव ही था, कि प्राचीन काल में लोग लोकतंत्र समझते ही नहीं थे, सिर्फ राजतांत्रिक व्यवस्था थी। ऐसा कहना बिल्कुल क्या है कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम बात करें कि इतिहास को एक नजर देखें, तो इतिहास को जब हम एक नजर देखेंगे तो भारत में अत्यंत प्राचीन समय में, जब बहुत पुराना समय था, तभी से भारत में जनतांत्रिक प्रणाली के अवशेष जो है यहाँ प्रमाणित रूप से देखने के लिए मिल पाता है। और इसमें जैसे आप देखेंगे कि कुछ जगह के नाम है, कुछ स्थान का नाम है जहाँ पे जनतांत्रिक प्रणाली हुआ करता था। जैसे मिथिला का आप नाम जानते हैं, जो मिथिला के विदेह हुआ करते थे। और मिथिला के विदेह, इसके साथ आप देखेंगे वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था। इसके बाद आप देखेंगे कपिल वस्तु का शाक्य जो परंपरा था, वहां की व्यवस्था जो था, वहां का भी व्यवस्था जनतंत्र के रूप में ही था। उसके बाद आप देख सकते हैं अलकंप की बुली जो जगह है, वहां भी जनतांत्रिक व्यवस्था ही कायम था। इसके बाद आप देख सकते हैं कुशीनारा का मल भी हमारे देश में था, जहां यहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही था। इसके बाद आप देख सकते हैं पिपलीवन का मौर्य इत्यादि का नाम हम इतिहास में जब पढ़ते हैं तो यह उल्लेखनीय रूप से सामने आते हैं। इसके बाद ये सभी जो गणराज्य हुआ करते थे, ये जितने गणराज्य थे उस जमाने में भी, जो प्राचीन काल की बातें हम कर रहे हैं, तो उस प्राचीन काल में भी ये जितने गणराज्य हुआ करते थे, ये सभी गणराज्य जो थे इसके प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। उन्हें जनता निर्वाचित करती थी। भले ही उन्हें राजा कहा जाता था, लेकिन राज्य का वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के हाथों में ही होती थी। और केंद्रीय समिति के सदस्यगण भी जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। केंद्रीय समिति के जो सदस्य होते थे, जनता उनको निर्वाचित करके भेजती थी। उन्हें भी राजा कहा जाता था। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इन गणराज्यों में लिच्छवी गणराज्य के अधिक ऐतिहासिक प्रमाण हमारे इतिहास में देखने के लिए मिलता है कि लिच्छवी गणराज्य जो था उसका ऐतिहासिक प्रमाण सबसे ज्यादा मिलेगा। लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में उस समय 1707 राजा प्रतिनिधि होने की बात की गई थी। यानी कि 1707 वहां राजा प्रतिनिधि होते थे, जो अपने एक मुख्य राजा को चुना करते थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति, भंडारक इत्यादि के नाम से अन्य पदाधिकारी नियुक्त होते थे। समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर ही किया जाता था। और इस तरह लिच्छवी गणराज्य, जिसका मुख्यालय वैशाली में थी, हमारे बिहार राज्य के वैशाली जो जिला है आज, तो वहां लिच्छवी गणराज्य का जो मुख्यालय हुआ करता था, वैशाली में हुआ करता था। कालांतर में यह देखने के बाद हमारे इतिहास में क्या हुआ, समाप्त हो गया। महत्वाकांक्षी राजाओं की विस्तारवादी नीतियों के कारण यह व्यवस्था स्थायी रूप से कायम नहीं रह सका। इसी प्रकार प्राचीन काल में या प्राचीन यूनान में भी इसका उल्लेख हम देख सकते हैं कि प्राचीन यूनान में जैसे अरस्तु ने प्रशासनिक व्यवस्था के जिन प्रकारों की चर्चा की है, और अरस्तु ने यहां बताया है, उसमें जैसे पॉलिटी जैसे लोकतंत्र का ही प्रकार था, जिसमें जनतंत्र को भीड़ तंत्र का प्रतिरूप माना गया है। यानी कि जो पॉलिटी में अरस्तु ने लिखा है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जनतंत्र को उन्होंने भीड़ तंत्र से संज्ञा देने का काम किया है। लेकिन जैसा हम देख चुके हैं कि आधुनिक काल में इस अर्थ में लोकतंत्र शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यूनानी दार्शनिक जो होते थे, यूनानी दार्शनिकों के विचार में यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र को एक कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था मानते थे। वो लोग ये मान रहे थे कि लोकतंत्र जो था एक कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था था, जिसमें प्रशासन करने की क्षमता थोड़ा सा नगण्य जैसा होता था। उनका स्वरूप भी बदलता रहा। यही बात मनुष्य की राजनीतिक संस्था पर लागू भी होता है। राजतंत्र का क्रमशः अवसान हो गया और इसका स्थान जनतंत्र ने लेना शुरू कर लिया। अब फिर हम बात करेंगे मध्यकाल के बीच की बात। जैसे मैंने यहां जिक्र किया था कि मध्यकाल में जनतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो मध्यकाल में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो पतन के बाद मध्य युग तक राजतंत्र का काल कायम रहा। विश्व के अधिकांश राज्यों में
राजतंत्र सुदृढ़ रूप से अगर हम कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत ही रहा, लेकिन उस समय से लेकर आधुनिक काल के प्रारंभ तक, उस समय से मिलाकर और आधुनिक काल के जो हम देख सकते हैं कि शुरुआती दौर तक, जो आधुनिक काल का शुरुआती दौर है, वहां तक ये प्रशासनिक व्यवस्था कायम ही रही, लेकिन मानव जीवन की तरह उनकी संस्थाएं भी परिवर्तित होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ उनका स्वरूप भी बदलता रहा। यही बात मनुष्य की राजनीतिक संस्था पर भी लागू होती है। राजतंत्र का क्रमशः अवसान हो गया और इसका स्थान जनतंत्र जो था वो लेना शुरू कर दिया। फिर हम यहां आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि आधुनिक काल में जनतंत्र की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आधुनिक काल में यदि लोकतंत्र के विकास की अवलोकन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाए, तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब करेंगे तो इसका श्री गणेश 1789 ईस्वी में, आप जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही माना जाता है, क्योंकि 1789 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति था यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस क्रांति के, यह जब क्रांति हुआ था तो इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा इसमें लाया गया था। और जब यह नारा तीनों सबके सामने गूंजने लगा, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस क्रांति ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना करने का अपना भरपूर प्रयास किया, भले ही जनतंत्र की स्थापना पूर्णतः नहीं हो पाया, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि वहां कई बार शासकों ने लोकतंत्र के लिए, या जो लोकतंत्र को शासकों ने उखाड़ के फेंक दिया, फिर लोकतंत्र बहाल हुई, लोकतंत्र को फिर उखाड़ दिया गया, यानी कि यह परंपरा उलटफेर होते रहा। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि वहां बार बार लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फ्रांस की क्रांति के संदेश जो था यूरोप के कई राज्यों के लिए लोकतंत्र की स्थापना का द्वार खोल दिया। यह बात आप समझ रहे हैं। जहां तक हम ब्रिटेन का प्रश्न खड़ा करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहां इसकी शुरुआत 1688 ईस्वी की जो वहां का गौरवपूर्ण क्रांति था, जैसे यह भी एक ऐतिहासिक घटना ही है कि 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से ही वहां जनतंत्र का शुरुआत हम मान सकते हैं। लेकिन उससे पहले लोगों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। और तो और 15 जून 1215 ईस्वी को ही हम वहां की बात करें, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो वहां बंधक बनाया गया सम्राट को बंधक बनाया गया था। याद रखिएगा, ऐतिहासिक, यानी कि आपके कंपटीशन के महत्वपूर्ण प्रश्न में हो सकते हैं कि 15 जून 1215 ईस्वी को वहां के राजा को बंधक बनाकर मैग्ना कार्टा भेज दिया गया था। समझ रहे हैं। तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास वहां प्रारंभ हुआ। और 1265 ईस्वी में आप देखेंगे कि संसद की जो बैठक हुई उसे प्रथम संसद की बैठक की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ब्रिटेन में जनतंत्र के विकास की गति धीमी देखने के लिए ही मिला। मैंने बहुत तेजी से विकास नहीं किया, वह गति था, लेकिन धीमी गति से वहां विकास किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी की फिर हम बात करते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में घटित कई घटनाओं के क्रमों, यानी कालक्रमों के साथ सम्राटों एवं सामंतों में शक्ति का अत्यधिक कमी कर दिया गया। और जब अत्यधिक कमी हुआ, जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई, वहां निरंकुश राजतंत्र कायम था। राजा और सामंतों के अत्याचारों से पीड़ित जनता ने कतिपय दार्शनिक मान्यताओं से प्रेरणा ग्रहण कर वहां क्रांति फैलाने का काम किया। उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जैसे मैंने अभी इसके पहले ही जिक्र किया था कि इसी नारा के साथ फ्रांस की राज्य क्रांति ने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर जनतंत्र के मार्ग को खोल दिया। और जब जनतंत्र का मार्ग खुल गया, तो वहां फ्रांसीसी क्रांति के आसपास से उत्तरी, यानी कि हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में स्थित उपनिवेशों द्वारा जो 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, तो जब स्वतंत्रता की घोषणा हो गई उसके कुछ वर्षों के बाद ही वहां स्थित ब्रिटेन के पूर्व विभिन्न उपनिवेश ने आपस में मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। यही राज्य आधुनिक काल में अमेरिका गणराज्य के रूप में विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा अमेरिका भी आज के डेट में कहा जाता है। 1787 ईस्वी में इस राज्य के द्वारा एक लोकतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया गया, लेकिन निर्वाचन की सार्वभौम व्यवस्था उस समय वहां कायम नहीं थी।
और जब निर्वाचन की सार्वभौम व्यवस्था कायम नहीं थी तो सिर्फ पुरुषों को ही मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 20वीं शताब्दी में ही प्राप्त हुआ, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो 19वीं शताब्दी में कुछ और बातों को हम देखेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष जो था 19वीं शताब्दी में भी कायम रहा। इस शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष मूल रूप से स्वतंत्रता के लिए, इसके साथ राजनीतिक समानता के लिए, इसके साथ न्याय के लिए और आदि ऐसे मूल्यों को लेकर ही यह कायम किया गया था। और इसी मूल्य पे वहां लोकतंत्र की बहाली की बात की जा रही थी, यह बात सोचा जा रहा था। इस प्रकार की मांगों की सभी व्यस्त नागरिकों के लिए मतदान का अधिकार एक तरह से प्रमुख माना जा सकता है, क्योंकि यूरोप में जिन राज्यों के लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी वहां सभी नागरिकों को मतदान की अनुमति प्राप्त नहीं की जा रही थी। मतदान का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही थी जो पूंजीपति हुआ करते थे, जो पैसे वाले हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे लोगों को मताधिकार प्रदान किया जा रहा था जिनके पास काफी अधिक मात्रा में संपत्ति होती थी। महिलाओं को भी मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों को मतदान देने का अधिकार तो पहले था ही नहीं, यह 20वीं शताब्दी में आकर मिला। 20वीं शताब्दी में भी आप देखेंगे कि अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह भी आपका एक ऐतिहासिक यानी कि यह आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया। इसे याद रखेंगे। जबकि लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोगों द्वारा सार्वभौम मताधिकार की मांग निरंतर की जा रही थी, अर्थात सभी व्यस्त नागरिकों को, जिसमें स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, धनी हो, श्वेत हो, अश्वेत हो, को मतदान का अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए वे प्रजाति, धर्म, संपत्ति, रंग भेद के आधार पर मतदान में भेदभाव के विरोधी थे। ये सभी व्यस्त नागरिकों को मतदान के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान करने की मांग की जा रही थी। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 1893 ईस्वी में सार्वभौम मताधिकार नागरिकता प्रदान किया गया था। यानी कि विश्व में ही न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां सार्वभौम मताधिकार का अधिकार 1893 में ही उपलब्ध हो चुका था। अब हम बात करेंगे फिर यहां 20वीं शताब्दी में कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ, कैसे कायम हो पाया। तो 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अगर हम विश्व के अनेक राज्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की बात करें तो उन राज्यों में पहले हम यह भी देखेंगे कि सार्वभौम व्यस्त मताधिकार लागू नहीं किया गया। रूस में यह व्यवस्था आप देखेंगे कि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के बाद ही लागू हो पाया। साम्यवादी शासन आगे को लोकतांत्रिक व्यवस्था की श्रेणी में ही मानता था, जबकि जर्मनी में यह व्यवस्था 1918 ईस्वी में, और नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में यह व्यवस्था 1913 ईस्वी में देखने के लिए मिला। और ब्रिटेन जैसे आधुनिक लोकतंत्र का जनक जो माना जाता है 1945 में लागू किया गया। आप देख रहे हैं यहां कितना डिफरेंस है और देशों से। तो यहां जबकि भारत में हम संविधान लागू होने के बाद से ही यह व्यवस्था कायम है, क्योंकि हम लोग तो उपनिवेश हुआ करते थे, और जब हम स्वतंत्र हुए, संविधान लागू हुआ, तब हमारे देश में व्यवस्था कायम हो पाया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर आधारित सरकार की समाप्ति के बाद जब 1994 ईस्वी में सार्वभौम व्यस्त मताधिकार पद्धति को लागू किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 20वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय राज्यों में लोगों की बड़ी संख्या सरकार का निर्वाचन करती थी, लेकिन इनमें अधिकांश जो संख्या होता था यह पुरुष ही होते थे। उन्हें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती थी, लेकिन इन राज्यों की जो सार्वभौम व्यस्त मताधिकार की पद्धति होता था, इस सार्वभौम व्यस्त मताधिकार की पद्धति के साथ फिर भी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के राज्य जो होते थे, उन राज्यों को ही लोकतांत्रिक राज्यों के समूह में माना जाता था। इतना आप समझ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे उपनिवेशवाद का अंत किस प्रकार से हुआ। तो उपनिवेशवाद का अंत, जैसे आप एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तथा यूरोपीय जो उपनिवेशवादी ताकतों के अधीन काफी लंबे समय तक रहे, और इसके साथ स्वयं भारत लगभग आप देखेंगे कि इतिहास की बातें ये भी है कि 350 वर्षों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। लगभग ये उपनिवेश बन के रहा 350 वर्षों तक, तो उपनिवेश बन के रहा।
ऐसे प्रतंत्र राज्यों को अपनी स्वतंत्रता के लिए काफी लंबे समय तक संघर्ष भी करना पड़ा। और इस संघर्ष में जैसे उपनिवेशों में इस प्रकार की लड़ाई सिर्फ औपनिवेशिक शासक जो थे सिर्फ स्वतंत्रता के लिए ही नहीं थी, बल्कि वे अपने नेतृत्व का भी स्वयं चुनाव करना चाहते थे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम का दीर्घकालीन इतिहास रहा है और इस दीर्घकालीन इतिहास में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, इस विश्व युद्ध के बाद हम देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था कायम की गई। लेकिन उपनिवेशवादी जो थे शिकंजों से मुक्त हुए समस्त स्वतंत्र राज्यों का अनुभव एक जैसा नहीं देखने के लिए मिलता है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद इन राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना तो की गई, लेकिन इनमें से कई राज्य लोकतंत्र की राह पर हम देखेंगे क्रमबद्ध रूप से आगे अग्रसर नहीं हो सके हैं। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्य जैसे हम देखेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है यहाँ जो है प्रजातंत्र की व्यवस्था तो हुई, लेकिन यह उस क्रम में उस हिसाब से वह उस पर अग्रसर नहीं है। वहां सैनिक शासन की स्थापना हुई है, अब तक कई बार वहां जनतंत्र की स्थापना की गई है। और उसी आधार पर हम यह भी देखेंगे कि कई बार जनतंत्र की जब स्थापना की गई तो वहां सैनिक शासन के साथ जनतंत्र का जो होता है कि वहां सैनिक जो होते हैं, सैनिक के कई दौर चले जाते हैं। और उदाहरण के लिए हम ये भी देखेंगे कि अफ्रीकी राज्य जैसे घाना को आप ले सकते हैं। घाना जो देश है, तो घाना में वहां के स्वतंत्रता संग्राम में लामे, आप नाम सुने हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिसमें लामे एनक्रूमा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है। एक सोनार का यह पुत्र था। लामे एनक्रूमा जो था एक सोनार का पुत्र था, पेशे से वो एक शिक्षक था। और एनक्रूमा गोल्ड कोस्ट यानी घाना की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और उसका एक अपना महत्वपूर्ण उपलब्धि भी अब देखेंगे बाद में कि घाना अफ्रीकी महादेश के कुछ ऐसे राज्यों में से था जिससे पहले स्वतंत्रता मिली। यह राज्य भी ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था। घाना की आजादी के कई अफ्रीकी राज्यों को स्वतंत्रता की प्रेरणा भी दी कि घाना जैसा जब राज्य आजाद हो सकता है तो अफ्रीकी देश कई ऐसे थे, वो लोग प्रेरित हुए कि हम भी आजाद क्यों नहीं हो सकते हैं। इस दौर में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लामे एनक्रूमा जो थे, लामे एनक्रूमा स्वतंत्र घाना के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। बाद में चलकर संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन जब आया तो परिवर्तन के अनुरूप राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। एनक्रूमा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एनक्रूमा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे। अब इतिहास के या पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनी में देखेंगे कि उनके मित्र के रूप में भी रहे हैं और उनके मित्र थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ असंलग्न आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाया था। और जो हमारे देश में चल रहा था असहयोग आंदोलन, इसमें काफी ज्यादा एनक्रूमा जो थे अपनी भूमिका को निर्वहन किया था। यहाँ वे अफ्रीका के कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श भी रहे, लेकिन वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के अनुरूप कार्यरत नहीं हुए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके आदर्श के हिसाब से वो कार्य वहां नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने अपने आसपास के आजीवन राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित करवा लिया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वहां 1966 में देखेंगे कि सेना ने तख्ता पलट दिया। और जब सेना ने तख्ता पलट दिया तो अधिकांश अफ्रीकी राज्यों में लोकतंत्र का इतिहास घाना के समान ही था और वहां के राजा ने लोकतंत्र दीर्घकाल तक संचालित नहीं हो सका। भले ही वो लोकतंत्र हुआ लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो इन सारे उदाहरणों को अगर हम देखते हैं तो इससे हमें एक निष्कर्ष भी निकलता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निश्चय ही कुछ आवश्यक दशाओं का होना जरूरी होता है। इसके अभाव में लोकतंत्र की सफलता सदा संदिग्ध होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जिन वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उनका उल्लेख हम आगे करेंगे, अगले सीरीज में करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे अपने क्लास को समाप्त कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र की जो उन्नति हो रही है, लोकतंत्र की परिस्थितियां, लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों का होना जरूरी होता है, इन सारी बातों का जिक्र हम अगले सीरीज यानी तीसरे सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू, डॉट्स ऑल।